Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read a poem The Harp of India by H.L.V. Derozio. So H.L.V. his full name was Henry Louis Vivien Derozio. He was born on 18th April 1809 and he died on 26th December 1831. He was an Indian poet of Portuguese origin and his famous work is To the Moon to India. और आज जो हम ये पोएम पढ़ रहे हैं द हार्प ऑफ इंडिया. व्हाट इज़ अ हार्प? हार्प एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो पुराने ज़माने में लोग बजाते थे. ये इसमें गिटार की तरह स्ट्रिंग्स होते हैं और उसमें से बहुत अच्छी म्यूज़िकल नोट निकलती है. जो म्यूज़िकल वॉइस उसमें से निकलती है वो बहुत स्वीट होती है और पुराने ज़माने में लोग इसे बजाते थे. सो यहाँ पे जो हार्प ऑफ इंडिया है, इस पोएम में जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया, इस पोएम में वो इंडिया के बारे में बता रहे हैं. इंडिया कैसा था बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया. उस टाइम पे इंडिया कैसा था, पोएट इस पोएम के ज़रिए ये बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया कितना रिच था, उसकी कल्चर कितना रिच था, लोग कितने वो बहुत इंटेलिजेंट थे, कितने अच्छे, हर फील्ड में वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे. और उस टाइम की जो ग्लोरी थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. बट जब ब्रिटिशर्स आए, उन ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा इंडिया को रूइन कर दिया और उसकी जो ग्लोरी है वो ग्लोरी चली गई, वो शाइन चली गई इंडिया की. और पोएट चाहते हैं कि काश अभी वो शाइन उसका दोबारा वापस आ पाए. तो इस पोएम में उन्होंने इंडिया के कंडीशन के बारे में बताया है कि प्रीवियसली वो कैसा था, ब्रिटिशर्स आने से पहले वो कैसा था, और अभी उसका जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया की कंडीशन कितनी डिटोरिएट हो गई, उसकी शाइन कैसे चली गई और ग्लोरी कैसे चली गई और वो दोबारा वापस नहीं आ सकी. So this is a 14-line poems and it is a sonnet and the rhyme scheme is, इसकी rhyme scheme थोड़ी बहुत अजीब है. वो जैसे कि this is an old style, so it is A B A B B A B C D C D C B B. सो इसमें दो सेक्शंस हैं. द फर्स्ट सेक्शन लैमेंट्स द लॉस ऑफ द ग्लोरी. जो ग्लोरी था इंडिया का वो कैसे लॉस हो गया. तो पोएट ने फर्स्ट सेक्शन में उसके बारे में बताया है कि वो जो शान और शौकत था इंडिया का वो कैसे लॉस हो गया ड्यू टू द ब्रिटिशर्स जब आए तो वो उन्होंने पूरा इंडिया को बर्बाद कर दिया. और फिर सेकेंड पार्ट में वो होप करते हैं, पोएट ये होप कर रहे हैं कि जो वो ग्लोरी था इंडिया का वो काश वापस आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Why hang thou lonely on yon withered bow? तो why hang thou? Thou means you. Thou ये बहुत ही ओल्ड इंग्लिश है, तो यहाँ पे thou का मतलब है you. और thou यहाँ पे पोएट किसको बोल रहे हैं, वो हार्प को सिंबलाइज कर रहे हैं, हार्प को, और इंडिया की सिविलाइजेशन को वो सिंबलाइज कर रहे हैं. हार्प के जरिए वो इंडिया की सिविलाइजेशन जो है, जो इंडिया की जो ग्रोथ थी उसको वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं. सो वाई हैंग दाउ लोनली ऑन योर विदर्ड बो. विदर्ड मीन्स जो सड़ गया हो, स्टेल वो, और बो मीन्स ब्रांच. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं यू आर हंग इन अ स्टेल ब्रांच. तुम जो हो एक स्टेल ब्रांच में टंगे हुए हो. Unsung forever must thou there remain. Unstrung means the strings. जो हार्प की जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रिंग्स अभी टूट चुकी है और उसको अभी कोई नहीं बजा रहा है. Forever must thou there remain. और जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जब वो हार्प का जो स्ट्रिंग्स टूट गया तो उसे कौन बजाएगा, उसे कोई नहीं बजाएगा अभी, और वो वहीं पे पड़ा रहेगा, उसे कोई छुएगा तक नहीं, क्योंकि लोगों ने देखा कि वो स्ट्रिंग टूटी हुई है तो डेफिनेटली उसे कोई नहीं बजाएगा. दाई म्यूजिक वॉज वंस वॉज स्वीट हु हियर्स इट नाउ. तो योर म्यूजिक वॉज स्वीट एट वन टाइम. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं जो हार्प जब बजता था उसकी म्यूजिक कितनी अच्छी आती थी, उससे कितनी अच्छी धुन सुनाई देती थी. बट नाउ नो बडी हियर्स इट. अब वो एक बेजान चीज़ की तरह वो पड़ा हुआ है, अभी उसे कोई नहीं सुन रहा है, उसे कोई नहीं बजा रहा है. Why doth the breeze sigh over thee in vain? जो ब्रीज चल रही है, जो हवा की जो झोंके चल रही हैं, वो आके उस हार्प को छूने की कोशिश कर रहा है, उसमें जान भरने की कोशिश कर रहा है. टू ब्रिंग आउट द म्यूज़िक. वो जो ब्रीज आ रहा है उसमें वो बार बार उसको टच कर रहा है हार्प को, और उसमें से जो म्यूज़िक निकलती है उस म्यूज़िक को वो ब्रीज निकालने की कोशिश कर रहा है. बट द स्ट्रिंग्स आर ब्रोकन. और उसमें से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, वो स्ट्रिंग्स अभी टूट चुके हैं. Silence hath brought thee with the fatal chain. So
साइलेंस, अभी उस हार्प को पूरा साइलेंस ने घेर लिया है। कैसे घेर लिया? जब वो स्ट्रिंग्स उसमें इंटैक्ट थी तो वो हार्प बहुत अच्छे से बज रहा था, बहुत अच्छी धुन सुनाई दे रही थी और लोगों को बहुत पसंद आता था। बट हार्प अभी टूट चुका है, तो अभी वो किसी कोने में पड़ा है और कोई भी उसे नहीं बजाता, और वो एक लाइफलेस चीज़ की तरह वो अभी पड़ा हुआ है। जैसे कोई चीज़ जब वो ख़राब हो जाती है, जो जैसे फेंक देते हैं, तो वो हार्प भी ऐसे अभी पड़ा हुआ है, उसे कोई नहीं देख रहा है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है। Neglected, mute, desolate are though. Neglected, mute, desolate means lonely. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं टू द हार्प, यू आर नेग्लेक्टेड नाउ, तुम अभी नेग्लेक्टेड हो, तुम्हें कोई भी नहीं देखता है, तुम्हें कोई भी यूज़ नहीं करता है। लोनली ऑल यू आर लेफ्ट अलोन, तो तुम अभी लोनली हो, अभी तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, तुम्हें कोई भी यूज़ नहीं करता है, तुम अकेले किसी कोने में पड़े हुए हो। लाइक रूइन मॉन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन, तो डेजर्ट्स में जैसे जैसे पहले कोई मॉन्यूमेंट होता है, जब वो मॉन्यूमेंट में लोग रहते हैं तो कितनी चहल पहल होती है, उसमें जब केयर किया जाता है तो वो मॉन्यूमेंट कितना अच्छा होता है। लेकिन जब वो मॉन्यूमेंट को लोग छोड़ देते हैं, वहाँ पे रहते नहीं हैं, जब केयर नहीं करते उसकी, तो वो डेसोलेट हो जाता है। तो वैसे ही तो पोएट यहाँ पे बोलना चाहते हैं, एक मॉन्यूमेंट जैसे डेजर्ट में पड़ा रहता है, उसे कोई केयर नहीं करता है, तो जैसे वो डेसोलेट होता है, अकेले होता है, रूइंड होता है, अभी ये हार्प का कंडीशन भी ऐसे ही है। इसके स्ट्रिंग्स टूट गए हैं, इसका अभी कोई केयर नहीं करता, कोई नहीं बजाता, तो ये एक डेसोलेट चीज़ की तरह पड़ा हुआ है। जैसे रेगिस्तान में एक बिल्डिंग, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो डेसोलेट जैसे पड़ा होता है, वैसे ही ये हार्प भी वैसे ही अभी पड़ा हुआ है। ओ मेनी अ हैंड मोर वर्दी फॉर देन माइन। सो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं, आई हैव रिटन पोइट्री, मैंने पोइट्री लिखी है, बट मेरे से पहले भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत ज्ञानी लोग थे, जिन्होंने और बहुत खूबसूरत पोइट्री लिखी है, और उनकी पोइट्री के सामने मेरी पोइट्री तो कुछ भी नहीं है। सो वंस दाई हारमोनियस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस पेव, तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं, वंस द पोएम्स ऑफ इंडियन पोइट्स, जब इंडियन पोइट्स थे, जो ब्रिटिशर्स आने से पहले जो इंडियन पोइट्स थे, वो इतने कमाल के लिखते थे कि उनके पोइट्री सुनने के लिए सारे वर्ल्ड में उनकी पोइट्री बहुत फेमस थी, और वो उनको लोग कितना सराहते थे, कितना प्रेज करते थे उनकी पोइट्री को। वो बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ लिखते थे, और उन्हें वर्ल्ड के सारे लोग उनकी पोइट्रीज़ को बहुत एडमायर करते थे। इंडिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। एंड मैनी अ रीथ फॉर देम डिड फेम एंड वाइन, तो एंड द वर्ल्ड, जो ये पोइट्स थे, उनको किसने फेमस बनाया? ये वर्ल्ड के लोगों ने फेमस बनाया, क्योंकि उनमें टैलेंट था, उनके टैलेंट के वजह से वो इतने फेमस हुए, और उनके टैलेंट के वजह से मैनी अ रीथ यहाँ पे सिंबल होता है, रीथ मतलब जो फ्लावर, राउंड शेप में जो फ्लावर के जो डेकोरेटिव बो आते हैं, वो कब दिया जाता है? जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो, आप अवार्ड देने के टाइम उसे दिया जाता है। तो ऐसे ही रीथ्स उन पोइट्स को मिलते थे, क्योंकि वो इतना अच्छा लिखते थे कि वर्ल्ड भर से लोग आते थे और उनको अवार्ड्स देते थे इन रीथ्स। ये रीथ्स वो अवार्ड्स थे जो उनको सिंबलाइज करते थे, और वो उनको बोलते थे कि आप लोग कितना अच्छा लिखते हो, और उन्हें सम्मानित किया करते थे रीड्स देकर। और फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिन्स्ट्रल ग्रेव, और जो फ्लावर्स हैं, रीड्स हैं, ये उन लोगों को दिए जाते थे उनके सम्मान में। और आप अगर जाके देखोगे तो आज भी जो ये पोएट्स जो डेड हो चुके हैं, ये जो डेड पोएट्स के उनके जो ग्रेव हैं, वहाँ पे भी देखोगे तो फूल पड़े होंगे। क्यों फूल पड़े होते हैं? क्योंकि उन पोएट्स को सम्मानित करने के लिए आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं और उनके ग्रेव में रीड्स और फ्लावर्स उनको उनके ग्रेव में देकर आते हैं, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए। वो उनके डेड मरने के बाद भी उनके ग्रेव में लोग आके देकर जाते थे, इतना सम्मान करते थे उन पोएट्स का। Those hands are cold, but if they note divine, so those hands are cold means अभी वो हाथ जो हैं, वो सारे जो ग्रेट हाथ थे, they are dead now. Those hands are cold and now could not write, they are dead. वो जो हाथ थे जो कभी बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे, वो अभी नहीं हैं. Those poets are dead. वो अभी और नहीं लिख सकते. Maybe by mortal weekend once again,
तो अभी यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं इफ़, तो शायद वो हार्प जो हार्प इतना अच्छा म्यूज़िक बजाता था, उससे जो इतनी अच्छी धुन निकलती थी, शायद अभी प्रेजेंट स्टेज में जो पोइट्स हैं अगर वो धुन सुनेंगे तो शायद उनमें भी वही जान आ जाएगा, वही खूबियाँ आ जाएंगी जो पहले के पोइट्स में होता था, और वो शायद वो वैसे ही म्यूज़िकल नोट्स सुन के अच्छा पोइट्री लिख पाएँ और कुछ नया क्रिएट कर पाएँ। हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं हार्प ऑफ माई कंट्री, ओ मेरे देश के हार्प, ये हार्प जो मेरे देश का है, मेरी कंट्री को बिलोंग करता है और इतना इतना अच्छा है ये, इतनी अच्छी धुन इसमें से निकलती है। लेट मी स्ट्राइक यू, आओ मैं तुम्हें बजाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें स्ट्राइक मीन्स बजाना चाहता हूँ, लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, और मैं तुम्हें बजाना चाहता हूँ और तुमसे जो धुन निकलती है उसको मैं फील करना चाहता हूँ और उसको मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर से कितनी अच्छी धुन निकलती है और तुमने कितनी पोइट्स को प्रेरणा दी है, इंस्पायर किया है कि वो पोइट्री लिखें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इसका जो मेन थीम है, जो पोइट यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं, पोइट डिनोट करना चाहते हैं इंडिया की ग्लोरी को, जो ग्लोरी स्टार्टिंग में इंडिया में था। इंडिया वॉज अ वेरी रिच कंट्री, बहुत रिच कंट्री था, वहाँ बहुत वेल्दी कंट्री था और बहुत अच्छे लोग थे, बहुत टैलेंटेड लोग थे। लेकिन ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया एंड दे डिस्ट्रॉयड इंडिया। उन्होंने इंडिया का सब कुछ तहस नहस कर दिया और बर्बाद कर दिया। अब इंडिया को फिर बहुत टाइम लगेगा अपनी पुरानी ग्लोरी वापस लाने के लिए। सो आई होप आप, दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।